हाँ भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की। तो प्रीवियस क्लास में हमने कितना क्या पढ़ लिया था कंपनी के अंदर। प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था शेयर्स। क्या डिस्कस किया था बेटा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर? शेयर्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है शेयर कैपिटल। और उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था और आपसे कहा था कि वो एग्जांपल आपको घर से पूरा पढ़ के आना है, वापस देख के आना है, उसको पूरा रिवाइज करके आना है उस एग्जांपल को। तो रिवाइज करने का तरीका सिर्फ वीडियो देख के आना था। तो एज ए स्टॉप सारे के बच्चे करके आए होंगे, सबको एग्जाम्पल पता होगा। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहली बात शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, और वो छोटा सा कंसेप्ट क्या है ध्यान देना। कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी जब भी क्या हो जाती है बेटा? इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मतलब जब भी कंपनी स्टार्ट हो जाती है। कंपनी के स्टार्ट होने के साथ ही, किसके साथ ही? कंपनी के स्टार्ट होने के साथ ही कंपनी एक लीगल बिजनेस फर्म बन जाती है। और लीगल बिजनेस फर्म होने की वजह से कंपनी को क्या चाहिए? नीड फंड्स। पैसे की आवश्यकता होगी बेटा कंपनी को, कंफर्म। कंपनी अपनी इस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। कई तरह की सिक्योरिटीज कंपनी इशू करती है। इन सिक्योरिटीज में आता है शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। अब शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। शेयर्स का मतलब मैंने यहां भी बता दिया था। डिबेंचर्स क्या होते हैं ये हम अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये सब चीजें आप पढ़ के आए हो, क्लियर? अच्छा, अब सिंपल सी बात यह है कि कंपनी द्वारा शेयर्स को इशू करके जो फंड इकट्ठा किया जाएगा वो पैसा कहलाएगा शेयर कैपिटल। कंपनी द्वारा क्या इशू करके? शेयर्स को इशू करके जो फंड इकट्ठा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? शेयर कैपिटल कहलाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। शेयर कैपिटल का मतलब, सिंपल सा मीनिंग है बेटा शेयर कैपिटल का, द शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करके कंपनी द्वारा जो फंड रेज किया जाता है, दैट फंड इज नॉन एज शेयर कैपिटल। क्लियर? कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं है। आगे हम बात करें काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर द फॉलोइंग्स। क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या होता है, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम 11th क्लास की तरफ मूव करते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको वेरियस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स में हमने एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। याद है आपको? एक डॉक्यूमेंट का नाम क्या था बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में कंपनी द्वारा वेरियस क्लोज प्रिपेयर किए जाते थे, जिसमें उसमें नेम क्लोज था, एक कंपनी का ऑफिस मतलब एड्रेस क्लोज था,
एक कैपिटल क्लोज और था। इन वेरियस क्लोजेस में क्या था बेटा? एक कैपिटल क्लोज। और इस कैपिटल क्लोज में क्या लिखा जाता था? द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी रेज्ड बाय कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी शेयर्स इश्यू करके जो मैक्सिमम अमाउंट कलेक्ट कर सकती है वो कहां लिखा है? कैपिटल क्लोज में लिखा है। तो ये कैपिटल क्लोज क्या हो गया? हीरो मोटर कॉर्प, जिसने एक लिमिट दे दी कि इससे ज्यादा गाड़ियां आप नहीं बेच सकते। वो गाड़ियां कितनी थी? 1000। वो गाड़ियां कितनी थी? 1000। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक मैक्सिमम इतना ही है। अब कंपनी को अगर इससे ज्यादा शेयर्स इशू करने हैं, इससे ज्यादा फंड शेयर्स इशू करके लाना है, तो सेक्शन 62 वहां पर एप्लीकेबल होता है, जिसमें कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, वहां पर इस मेमोरेंडम क्लोज को, मेमोरेंडम ऑफ डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कैपिटल क्लोज को अमेंड करवाओ। इसमें जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक क्या नहीं कर सकती कंपनी? इससे ज्यादा फंड रेज नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? बाय इशूइंग शेयर्स। शेयर्स मैक्सिमम कितने इशू कर सकती है? जितना यहां पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इस कैपिटल क्लोज में लिखा हुआ है 1 करोड़। कितना लिखा हुआ है? 1 करोड़। और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज ईच है। तो कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 1 लाख शेयर्स। अगर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए है तो कंपनी 10 लाख शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर 1000 रुपए तो कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर सकती है। कैपिटल का अमाउंट नहीं होना चाहिए किससे ज्यादा? 1 करोड़ से ज्यादा। ऐसा नहीं 1 करोड़ लिखा हुआ है तो 1 करोड़ शेयर इशू कर सकती है। वो तो एक शेयर की वैल्यू 10,000 रुपए रख देगी, तो 10,000 करोड़ हो गया। वो तो कितना हो गया? वो तो 10,000 करोड़ हो गया। तो वो क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तुम इधर ध्यान दो, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? तो मैक्सिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी? जितना कैपिटल क्लोज में लिखा है। और यही मैक्सिमम अमाउंट क्या कहलाता है? दिस मैक्सिमम अमाउंट इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। पंजीकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी, कुछ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है? तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी। मैक्सिमम, वो मैक्सिमम कल के एग्जांपल में क्या था? वो 1000 मोटरसाइकिल है। किसने लिमिट बांधी वहां पर? उसकी हीरो मोटर कॉर्प ने। तो यहां पर वो हीरो मोटर कॉर्प क्या हो गया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लोज। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब पढ़ो। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज। इससे ज्यादा अमाउंट कंपनी क्या नहीं कर सकती? कैपिटल इशू करके रेज नहीं कर सकती। पहली चीज क्लियर। दूसरा, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स फॉर मोर देन दिस अमाउंट। इससे ज्यादा शेयर्स वो कंपनी इशू नहीं कर सकती। दिस अमाउंट इज स्टेटेड, कहां लिखा है? इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। और डिटेल में पूछ लेगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी कहां पर? कैपिटल क्लोज में। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। वहां पर लिखे हैं यहां पर। कोई दिक्कत है इसमें? कंफर्म? अच्छा, अब कंपनी को ये तो मैक्सिमम लिमिट मिल गई। अब कंपनी जरूर थोड़ी कि पूरा पैसा एक साथ आवश्यकता पड़ जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी को पूरे पैसे की आवश्यकता एक ही बार में हो जाए, या हो सकता है हो भी जाए, मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वही कल वाला एग्जांपल है, हीरो मोटर कॉर्प ने 1000 बाइक का दे दिया, लेकिन वो 1000 बाइक कंपनी ने कहा, हीरो मोटर कॉर्प ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर आपको देंगे। कितने महीने में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस 3 महीने के लिए आपके पास 1000 बाइक्स है। अब शोरूम को पता है त्योहार का सीजन है, 1000 बाइक तो अक्टूबर में बिक सकती है,
लेकिन अगर अक्टूबर में 1000 बेच दी तो नवंबर और दिसंबर में क्या करेंगे? अब कई तरह की मेंटेलिटी के लोग होते हैं, कई तो सोच सकते हैं कि नहीं बेचो और आराम से 2 महीने फिर रेस्ट करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि नहीं हर महीने थोड़ा थोड़ा काम होना चाहिए, बिल्कुल फ्री बैठना अच्छी बात नहीं है। तो ये सबका अपना अपना एक सोच है। तो उस 1000 बाइक में से कंपनी अक्टूबर के मंथ में कितनी बाइक बेचने का डिसीजन लेती है? जैसे मैंने कहा था कल पेपर में ऐड आएगा, उसमें लिखा हुआ साहब 1000 बाइक कंपनी बेचना चाहती है, हो सकता है वहां पर 500 बाइक ही लिख दे। लिमिट उसके पास 1000 की है, लेकिन वो पूरी 1000 अभी तक बेचना ही नहीं चाह रही। वो क्या कह रही है कि अभी हमें केवल कितनी बाइक बेचनी है? 500 बाइक ही बेचनी है। तो ये जो 500 बाइक है ये 1000 बाइक का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? उसी 1000 बाइक में से तो हो रहा है ना। और वही 500 बाइक पब्लिक को ऑफर की जा रही है, इशू कर दी हमने कि 500 बाइक हमने इशू कर दी, जिसको खरीदने खरीद लो। किया नहीं किया? तो इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम कैपिटल जो है इसका वो पार्ट जो कि कंपनी अभी क्या चाह रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है कि पब्लिक इतने शेयर्स खरीद ले। क्लियर? तो इशूड कैपिटल कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं बेटा अपन? इशूड कैपिटल। पहला कौन सा था? ऑथराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड। सेकंड कौन सा है बेटा? इशूड कैपिटल। क्या मतलब हुआ इशूड कैपिटल का? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ध्यान रखना ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। अगर मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। अभी हमने एग्जांपल लिया था कितनी होता है ऑथराइज्ड कैपिटल? 1 करोड़। अब इस 1 करोड़ में से कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम 50 लाख तो क्या कर देंगे, अभी इशू कर देंगे। अगर कंपनी केवल 50 लाख इशू कर रही है, 50 लाख अभी तक बचा के रखा हुआ है, तो कितना नहीं इशू किया? नॉट इशूड कितना है? 50 लाख। तो ये 50 लाख किसका पार्ट है? ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। तो इशूड कैपिटल क्या होगा बेटा? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या है ये? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट विच द कंपनी हैज इश्यूड टू पब्लिक, जो कि कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया कि इतने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, जिसको खरीदना है खरीद लो। जैसे 1000 बाइक्स थी, क्या ऑफर किया? 500 बाइक। भाई शोरूम अक्टूबर में 500 बाइक बेचेगा, जिसको भी खरीदनी है खरीद लो। 500 बाइक रिजर्व में रख ली, देखेंगे बाद में। ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना। 500 बाइक क्या कर दी? रिजर्व में रख दी। वो रिजर्व पड़ा है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब बेचेंगे, जबकि जब सोचेंगे। अभी नहीं बेच रहे हैं हम। हो सकता है ये उम्मीद हो आगे पैसा बढ़ जाए और महंगी हो जाए। भाई खरीद तो हमने 1000 इस वैल्यू पे ली, अभी 500 बेच देते हैं, अगले महीने हो सकता है प्राइस बढ़ जाए तो कंपनी को और मुनाफा हो जाएगा, शोरूम को। कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन के ऊपर हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। क्या है बेटा? ऑथोराइज्ड कैपिटल पार्ट ऑफ, सॉरी इश्यूड कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच द कंपनी ऑफर्ड द पब्लिक टू परचेज। जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया किसके लिए? परचेज करने के लिए। क्लियर है तक? कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? चलिए, अब पब्लिक के पास ऑफर आ गया, सबके पास 500 गाड़ी खरीदने का मौका है। अब कल भी मैंने बताया था कि जिसने भी वो ऐड देखा, हर वो व्यक्ति 500 गाड़ी खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? हर व्यक्ति के पास मौका है 500 गाड़ी खरीदने का। ऐसे 10 लोग पहुंच जाएंगे कि भाई मुझे 200 बाइक दे दो, तो 2000 बाइक का ऑर्डर आ गया। 10 लोग पहुंच गए कि हमें 70 बाइक दे दो, तो 700 बाइक का ऑर्डर आ गया। कुछ भी स्थिति बन सकती है। हो सकता है 500 बाइक के लिए ही एप्लीकेशन आए। भाई अभी तो हमने क्या, समझो बात को, क्या है स्थिति? एक तो पहले तो उसके पास बाइक आ गई, अब वो पब्लिक से कह रहा है खरीदो, पब्लिक को ऑफर कर रहा है। ऑफर करने से थोड़ी बिक जाएगी। बिकेगी कब? जब पब्लिक उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएगी। इंटरेस्ट कब दिखाएगी? इंटरेस्ट का पता कैसे लगेगा सर पब्लिक ने उसके अंदर इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया? वो गाड़ियां खरीदना नहीं चाहती, तो उसने कहा कि सब खरीद लो और जिसको खरीदना है वो हमारे पास यहां पर आके बुकिंग करा दो। तो बुकिंग कराने के लिए क्या होगा? लोग जाएंगे शोरूम में, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भर के कहेंगे साहब हमको इतनी गाड़ियां चाहिए। बाद में उन सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। पब्लिक द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से ही नहीं
गाड़ी बिक गई। ऐसा तो ना आज मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जाके भर दिया कि साहब मुझे 10 बाइक दे दो, ठीक है ले जाओ। अभी तक तो वो सिर्फ डिमांड मांग रहा है आपसे। 10 की 10 मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात है, ठीक है ना। तो पब्लिक क्या करेगी, अब इस ऑफर के ऊपर रेस्पॉन्स करेगी। रेस्पॉन्स में क्या होगा कि पब्लिक उन शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी और कंपनी को क्या मिलेंगे, एप्लीकेशंस। और वो एप्लीकेशन जो आएगी कंपनी के पास वो क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक ने उसके लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगा, इश्यूड कैपिटल का ही पार्ट हो सकता है ना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का ही पार्ट हो सकता है ना बेटा। ऑथराइज कैपिटल का पार्ट तो नहीं होगा। किसका होगा, इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए पब्लिक ने क्या किया है, अप्लाई किया है। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जिसके लिए कि पब्लिक ने क्या किया, एक्चुअली सब्सक्राइब किया है, वो क्या कहलाता है बेटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। आ जा, इनका ध्यान भटकाने के लिए वापस आ जा, है ना। वैसे इनका चेतन लगता। ठीक है, यहां तक क्या कहलाएगा बेटा, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो ध्यान देना, इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 3 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है, इन तीनों स्थितियों को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। कितनी स्थितियां बनती है बेटा, 3। कौन कौन सी, अंडर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अब समझ रहे हैं इन तीनों में अंतर क्या है। हमने पब्लिक से कहा सब 500 गाड़ियां खरीद लो। अब तीनों स्थिति देखो, एक तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, सब 400 गाड़ियों के लिए ऑर्डर आया। कितने के लिए ऑर्डर आया, 400 के लिए ऑर्डर आया। एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस देन इश्यूड। जितना हमने इश्यू किया था उससे कम के लिए क्या हुई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है। क्या कहलाएगा वो, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है यहां तक। दूसरी स्थिति की बात करते हैं हम कि 500 गाड़ियां बेचने के लिए कहा था और 500 के लिए ऑर्डर आया। जितनी है उतना ही ऑर्डर आया है हमारे पास। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड इक्वल टू इश्यूड। जितने शेयर्स इशू किए थे उतनी ही एप्लीकेशन क्या हुई है बेटा, रिसीव हुई है। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन इशूड। जितने शेयर्स इशू किए थे ना उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। अर्थात कि 500 गाड़ियों के लिए कहा था और 700 गाड़ियों के लिए लोगों ने ऑर्डर दे दिया। अब एक आदमी तो 700 गाड़ियों के लिए नहीं देगा क्योंकि 500 की लिमिट है, लेकिन 10 लोगों ने 70-70 गाड़ियों के लिए दे सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कहा जिस आदमी ने ऐड देखा उस हर व्यक्ति के पास 500 गाड़ियां खरीदने का मौका है। तो उसने तो 500 में से 70 के लिए अप्लाई किया है। उसने तो 500 में से 70 ही मांगी है ना, लेकिन ऐसे 10 लोगों ने अगर 70-70 मांग ली तो टोटल कितनी मांग ली लोगों ने, 700 गाड़ियां वहां पर मांग ली। अब देखो ध्यान देना, समझो आगे, ध्यान से समझना बेटा। अब इस केस में तो जितनी ऑर्डर आए उतनी की उतनी बेच सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में सब्सक्राइब्ड कितना होगा, 400। इस केस में सब्सक्राइब कितना होगा, 500। इस केस में सब्सक्राइब कितना होगा,
अगर 700 हो जाएगा तो मुझे बताओ, हमने अभी क्या कहा सब्सक्राइब का मतलब पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। तो पार्ट कैसे रहा फिर वो? 500 का पार्ट 700 कैसे हो सकता है? 500 का पार्ट या तो 500 होगा या उससे कम होगा। इसीलिए यहां पर ध्यान रखना कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो इशूड के इक्वल ही होगी। इसलिए हमको एक नोट बन जाता है यहां पर, क्या बन जाता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल। क्या नहीं हो सकती बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। बात समझ में आई? उसका कारण है, कारण क्या है कि चाहे लोगों ने अप्लाई 700 के लिए कर दिया, लेकिन बेचेंगे तो कितनी? 500 ज्यादा हम बेच ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। चलिए अब एक बात समझना, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को डील कैसे किया जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को डील कैसे करेंगे? डील कैसे करेंगे मतलब कि हमारे पास गाड़ियां 500 है, खरीदने वाले कितने आ गए? 700, तो क्या करें? नहीं, रिजर्व में से तो नहीं दे सकते, फिर रिजर्व में दे देंगे तो फिर तो वो पहले इशू करो। इशू आपने कितना किया है? 500, तो बात अब केवल 500 में से ही होगी। बात अब केवल कितने में से होगी? 500 में से ही होगी। अब वो रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि 3 स्थितियां बन जाती है। कंपनी द्वारा 3 काम किए जा सकते हैं। पहला, रिजेक्ट सम एप्लीकेशंस। रिजेक्ट कर दो, कुछ को मना कर दो कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। 500 तक की मतलब स्टार्टिंग से शुरू किया, जब 500 हो गई बेच दिया, आगे के सबको मना कर दिया। इस केस में क्या होता है? इस केस में संभावना होती है कि जिनको नहीं मिली वो नाराज हो जाएंगे, जिनको नहीं मिला वो अभी भीगे मारू। इधर आ, इधर आ तो सही। हाँ यहां खड़ा हो, उधर देख सामने। ये हमारे दिव्य भैया है ना? सारे बच्चे ध्यान से देखें, घर जाके है ना वीडियो पापा को भी दिखाना कि आज मेरे साथ क्या हुआ। स्ट्रिक्टली क्लास में बोल दिया गया था कि 5:05 के बाद अलाउ नहीं करेंगे, और ये भाई साहब आए 5:20 पे, है ना? अरे 13 पे तो मैंने पढ़ाना ही चालू नहीं किया था बेटा, 15 पे तो मैंने पढ़ाना चालू किया है। आज 5:10 पे तो ये दोनों आए थे। 5:10 पे ये दोनों आए थे। ये जैसे एंटर किए, मुझे मेहुल ने टाइम भी दिखाया था, सर देखो 5:10 हो गए। हाँ, जिसने भी दिखाया था। उसके बाद उस समय तो मैं इनसे कुछ बात कर रहा था, उसके बाद ये आए हैं, उसके बाद इनकी नोटबुक मैंने चेक की है, तो उसके बाद क्लास चालू की है। तो इस सारी व्यवस्था में 5 मिनट फिर भी लग गए होंगे, है ना? आप लेट क्यों हुए पहले तो ये बताओ। सर बस से आया, इंदिरा सर्किल पे बस में उतारा, वहाँ से पैदल आया मैं। इधर आई नहीं, वो बाल मंदिर साइड, वो स्टेशन से डायरेक्ट वहाँ पे। तो बेटा पुलिया पे उतर जाता फिर तो। सर मेरे को पता नहीं था ना इधर नहीं आएगी वो, उसने बोला ही नहीं, मैंने बोला बाल मंदिर उतरना, उसने बोला जाएगी, फिर उसने वहाँ से वहाँ पे ले जाके उतार दिया। मेरे को पता नहीं था सर। और फिर मैं उतराना, जब ये दोनों आ रहे थे किशोर, मैंने इनको आवाज़ लगाई थी, फ़ोन भी किया था बहुत बार, इन्होंने उठाया नहीं। बैठो, पहले हमारा समय खराब हो चुका है, अब वो ना करें। हाँ, क्या कर सकते हैं मैडम? कुछ एप्लीकेशंस को मना कर दें। एक और तरीका होता है इसका, जिसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसको? प्रो राटा अलॉटमेंट। अभी प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? आईफोन 14 प्रो वो वाला प्रो राटा है ये। नहीं वो नहीं, वो महंगा है ना, इतने महंगे शौक मत पालो, अभी अच्छा नहीं है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है बेटा कि सबको खुश रखो।
जिस 70 मांगे सबने 10 लोगों ने, 700 इसीलिए तो हुए। हमने सबसे कह दिया भैया सबको 50-50 बाइक मिलेगी। सबको हमने मना भी कर दिया और सबको हमने दे भी दिया। क्या किया हमने? सबको हमने मना भी कर दिया और सबको हमने बाइक दे भी दी। सबसे मना कर दिया 20-20 के लिए और सबको 50-50 दे दिया। अब इसमें क्या है, किसी को भी लगेगा यार हमारा नंबर क्यों नहीं आया, पार्शलिटी होती है, पहले उसकी फाइल ले ली, ऐसे कैसे कर दिया, जानबूझ के नहीं दिया हमको, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। अब ये तो हमने एग्जाम्पल एग्जैक्ट ले लिया। कई बार क्या होता है, जैसे कंपनी देखती है कि टोटल शेयर कितने इशू किए, 500, टोटल एप्लीकेशन आई 700, तो ये 5:7 बन गया, 5:7 बन गया। ये किसी ने अब उसके हिसाब से इसी रेशो में प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया जाता है। और तीसरा केस और बताया मैंने, तो आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था 11th में, कितने मेथड थे बनाने के? 3 मेथड। कौन कौन से? टोटल मेथड, दूसरा और तीसरा टोटल प्लस बैलेंस। तो वो तीसरा मेथड यही है, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा। रिजेक्ट प्लस प्रोराटा का मतलब जो 700 आई तो 700 में से हमने 100 तो रिजेक्ट कर दिए, अभी भी 600 बच गए, तो 600 को हमने वही 60-60, बाकी 10 को हमने दे दिया वहां पर। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रोराटा, मतलब इसमें जैसे इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये ए प्लस बी दोनों ही मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी आगे। क्लियर? तो ये स्थिति लेकिन बनेगी केवल कब? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है यहां तक? कंफर्म? तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब समझ में आ गया सबको? ओके हाँ भाई, तो ये सबको समझ में आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा, ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब समझ में आ गया सबको? सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी क्या नहीं हो सकती, इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है? अगला समझने से पहले कॉल्ड अप कैपिटल, उसको समझने से पहले हम थोड़ी सी एक बात और समझते हैं। यहां पर ध्यान देना, मान लो कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या किए कंपनी ने बेटा? 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले इशू कर दिए। अब कंपनी कह रही है सब अप्लाई करो। अब कंपनी एप्लीकेशन पे क्या फॉर्म भर दो, लेकिन क्या केवल फॉर्म भरने के ऊपर हम रिलाई नहीं लगा सकते। फ्री में फॉर्म भरवाते हैं ना, तो करोड़ों फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन जब उस फॉर्म भरने के पैसे लगे तो लिमिट हो जाती है। तो कंपनी क्या है, 2 काम कर सकती है यहां पर। पहला काम, होल मनी कॉल्ड विद एप्लीकेशन। कंपनी ने कहा कि भैया जिसको भी, जैसे बाइक वाला एग्जांपल लेते हैं, जहां पर बाइक खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए की बाइक है, तो कंपनी ने क्या कहा, जिसको भी खरीदनी है ना वो एप्लीकेशन अप्लाई कर जाओ और अप्लाई करने के साथ 1 लाख रुपए जमा करा जाओ, पूरा पैसा एक साथ जमा करा जाओ। अब जिसका नंबर आ जाएगा उसको बाइक मिल जाएगी, जिसका नहीं आएगा उसको उसके 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। पहली स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति क्या है, when share money is called in installment। कंपनी ने पैसा टुकड़ों में मांगा। कंपनी ने क्या कहा कि एप्लीकेशन पे
इस 10 में से सारे के सारे लोग 3-3 रुपए जमा कराएंगे। 10 में से कितने जमा कराएंगे? 3 रुपए। जैसे बाइक का एग्जांपल लें तो 1 लाख रुपए की बाइक है, कंपनी ने कहा जब अप्लाई करो तो अप्लाई करते समय 25,000 रुपए जमा करा दो। बाकी का पैसा अगर नंबर आ गया तो बाकी का पैसा दे देना, नहीं आए तो अपने 25,000 रुपए वापस ले जाना। बात समझ में आई? क्लियर ये चीज? तो अब यहां पर यही सिचुएशन ध्यान से समझना कि ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी अब तक मांग चुकी है, जो कंपनी ने क्या कर लिया है? कॉल कर लिया है। क्या कहलाता है वो? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। जैसे इस केस में बात करें, 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, तो इस केस में कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी? इशूड कैपिटल 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए। मान लो 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, फॉर एग्जाम्पल 10,000 के लिए क्या आ गई? एप्लीकेशन आ गई, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कितनी? 1 लाख। इस केस में कॉल्ड अप कैपिटल भी कितनी है? 1 लाख। और इस केस में कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 30,000। कितनी हो जाएगी कॉल्ड अप कैपिटल? 30,000। फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, मान लो एप्लीकेशन आई 8,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आई? तो पहली बात तो ये बताओ कि 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आएगी, उसको क्या कहेंगे? कौन सी सिचुएशन कहेंगे उसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में यहां पर इस स्थिति में कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा? 80,000 ही होगा ना, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन आएगी उतनी सब्सक्राइब होगी। कॉल्ड अप भी कितना होगा? 80,000। और इस केस में 24,000, क्योंकि हम 8,000 पे ही चलेंगे। अब जितना लोग अप्लाई करेंगे उतने ही शेयर्स को हम आगे कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? अच्छा, अब कंपनी ने 3 रुपए एक बार मांग लिए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, और मान लो 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे। इस तरह से टुकड़ों में पैसा मांगा है कंपनी ने। क्लियर? तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब समझ में आ गया? तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गई बेटा? व्हेन एंड, अच्छा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। पहले क्या लिखा है हमने? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। मतलब क्या है इसका? व्हेन एंटायर नॉमिनल फेस वैल्यू शेयर इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया और लोगों ने पूरा पैसा चुका भी दिया। इसमें से कॉल्ड अप और पेड अप दोनों होती है। तो कॉल्ड अप का मतलब जो कंपनी ने मांगा, पेड अप मतलब उसमें से जो लोगों ने चुका दिया। तो क्या लिखा है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम? सब सब्सक्राइब भी पढ़ रहे हैं ना? सब्सक्राइब का पार्ट दिया है यहां पर। ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया और लोगों ने पूरा पैसा चुका दिया। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब कि कंपनी ने जितना मांगा उसमें से लोगों ने अभी तक पूरा नहीं चुकाया, या कंपनी ने अभी तक पूरा पैसा मांगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम वापस बात करें, यहां पर ध्यान देना, 10 रुपए वाला शेयर था, 3 टुकड़ों में मांगे, चाहे 3-3, 4, लेकिन कंपनी 4 के 4 रुपए मांग चुकी है, 10 के 10 रुपए मांग चुकी है, और लोगों ने पूरा का पूरा पैसा चुका भी दिया। क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा केस, कंपनी ने 10 रुपए मांग लिए, इन 10,000 में कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने तो पूरा पैसा चुका दिया, और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। मान लो ऐसे शेयर्स कितने थे? 100 शेयर्स थे। तो जो 100 शेयर थे, तो 100 इंटू 4, 400 रुपए नहीं मिले ना फर्स्ट कॉल के, तो वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। मांग तो पूरा लिया लेकिन अभी तक लोगों ने चुकाया नहीं है। इसी में दूसरा केस क्या है कि कंपनी ने केवल एप्लीकेशन मांगा है, अलॉटमेंट मांगा है, फर्स्ट कॉल कंपनी ने मांगा ही नहीं है। तो सब्सक्राइब तो है लेकिन ये भी फुल्ली पेड अप नहीं है। क्यों नहीं है फुल्ली पेड अप? क्योंकि 10 के 10 मिल गए, क्या किसी भी कारण से नहीं मिले 10 के 10 रुपए, या तो लोगों ने नहीं चुकाए या कंपनी ने नहीं मांगे। दोनों ही केस में क्या कहलाएगा? वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब पढ़ो उसको, ध्यान दो। नॉट फुल्ली पेड अप दो स्थितियां लिखी हुई है। क्लियर है सबको?
कोई भी डाउट है किसी को यहां तक? कंफर्म? बात समझ में आ गई? तो अगला टाइप देखिए क्या दिया हुआ है आपको, कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने अभी बताया कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जो का पैसा कंपनी ने मांग लिया, पेड अप कैपिटल मतलब जो पैसा उसमें से दे दिया। अभी मैंने आपको एग्जांपल में एक चीज दी थी कि कुछ शेयर होल्डर, मान लो 100 शेयर होल्डर थे, उन्होंने लास्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल, तो 400 रुपए बाकी रह गए ना, वो बकाया पैसा कहलाता है कॉल्स इन एरियर। मतलब कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो कि अभी तक पब्लिक ने पे नहीं किया है। वापस बोल रहा हूं मैं, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो कि अभी तक क्या नहीं किया, पब्लिक ने पे नहीं किया है, क्या कहलाता है वो? कॉल्स इन एरियर कहलाता है। अनपेड अमाउंट, अनपेड क्यों है? देखो ध्यान रखना, अनपेड क्यों है? कॉल्स इन एरियर कब कहलाएगा? वैसे तो अनपेड जब भी, जब कंपनी ने मांगा ही नहीं अभी तक, तो जब तक कंपनी ने नहीं मांगा तब तक वो कॉल्स इन एरियर नहीं है। वो कॉल्स इन एरियर कब होगा? कि कंपनी ने कॉल कर लिया, मतलब कंपनी ने पैसा मांग लिया, लेकिन अभी तक लोगों ने वो पैसा नहीं चुकाया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब आते हैं वापस ऑथोराइज्ड कैपिटल। 1 करोड़ 50 लाख इशू कर दिए, और बाकी जो कंपनी ने इशू नहीं किए थे वो कहां पड़े थे? तो ये जो बचे हुए 50 लाख है, ये क्या कहलाएगा? रिजर्व में पड़े ना, ये कहलाएगा बेटा रिजर्व कैपिटल, जिसके लिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि इस कैपिटल को कब कॉल किया जाएगा? जब जरूरत पड़ेगी तब, या वाइंड अप पे कंपनी को उसको कॉल ही नहीं करेगी, उसको इश्यू ही नहीं करेगी। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी ने अभी तक इश्यू नहीं किया है, क्या कहलाएगा बेटा? वो रिजर्व कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी ने क्या नहीं किया अभी तक? इश्यू नहीं किया है, क्या कहलाएगा बेटा? वो रिजर्व कैपिटल कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? देखिए, देखो पढ़ो इसको। एज पर सेक्शन 65 of the Companies Act 2013, only an unlimited company having a share capital while converting into a limited company may have reserve capital। ये लाइन से पढ़ लो, याद रह जाए, अच्छी बात है अभी के लिए, बाकी इसका और का ज्यादा मतलब अपने लिए नहीं है। इन सच ए केस द कंपनी बाय ए रेजोल्यूशन में increase the nominal amount of its share capital by increasing the nominal amount of each of its share and determining that no part of the increased capital shall be called up except in the event of winding up of the company। सीधी सी बात है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है, कब मांगा जाएगा? केवल कंपनी के वाइंड अप के समय। प्रोवाइडेड दैट द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल shall not be called except in the event of wind up of the company। चलो इसको अपन यूं लिखते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं इसकी हम, रिजर्व कैपिटल। ये पहले वाला नोट मत करना है ना, जो डेफिनेशन में लिख रहा हूं वही नोट करना है इसकी। पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल which has not been issued by company and will be issued only in case of wind up of company। known as reserve
कैपिटल। क्लियर है यहां तक? अब एक और अच्छी चीज कि आपकी इसी चैप्टर में एक टर्म और आएगी जो है कैपिटल रिजर्व। ये क्या है और वो क्या आएगी? दोनों अलग अलग है ना? ये कंफ्यूज करता है। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उनको एक और टर्म परेशान करती है। जैसे अभी तुमने क्या पढ़ा? अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक हम आगे टर्म पढ़ेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन को कहा जाता है न्यून अभिधान और मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कहा जाता है न्यूनतम अभिधान। न्यून अभिधान और न्यूनतम अभिधान, तो ये दोनों शब्द क्या एक जैसे होते हैं और बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो तुम्हारे लिए प्रिविलेज है बेटा, वो गेट लगा दे, ये लगा फटाफट भग जाएगा इतनी देर में। तो वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। छोड़ दे, छोड़ दे, उसको छोड़ दे, बस छोड़ दे। आ जा। हाँ, तुम क्या बात कर रहे थे? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा? केवल कैपिटल रिजर्व, ठीक है? कौन सा पढ़ा है हमने अभी तक? कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, है ना? मैं ही कंफ्यूज हो गया बार बार। चलिए अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं बेटा। ये हमने देख लिया यहां तक। देखो एक बात समझना, हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 इसी पार्ट का, कंपनी वाले में। ये फर्स्ट है, सेकंड डिबेंचर पढ़ेंगे, थर्ड जब हम पढ़ेंगे पार्ट बी जब शुरू करेंगे तो उसमें पहला चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो उसी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट आपको यहां पर अभी दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। क्या दिया हुआ है? प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ध्यान रखना कि पहली बात तो कंपनी की बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग बनती है? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनती है? शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 का भी पार्ट ए है, वो नहीं लिखा है यहां पर, कोई बात नहीं, ठीक है? अब आप पहले तो बैलेंस शीट याद करो। बैलेंस शीट में एक तो था लायबिलिटी साइड, एक होता था एसेट साइड। अब तक आपने जो बैलेंस शीट पढ़ी है वो अकाउंट फॉर्म की बैलेंस शीट पढ़ी है, यही पढ़ी है। वर्टिकल यूं होता है, यूं होता है, यूं वर्टिकल होता है ना। तो अब तक हमने जो बैलेंस शीट पढ़ी वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पढ़ी है। अब हम जो बैलेंस शीट पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? वर्टिकल बैलेंस शीट। कौन सी पढ़ेंगे अब हम? वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़ेंगे सीधे, ठीक है ना? अब वर्टिकल बैलेंस शीट में वही सिस्टम सेम है। देखो बैलेंस शीट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बैलेंस शीट में अब तक क्या पढ़ा है? अब तक जो पढ़ा है वो क्या है? लायबिलिटीज एंड एसेट्स, यही पढ़ा है ना। अब क्या हो जाएगा? ये लायबिलिटीज की जगह इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। क्या हो जाएगा बेटा? लायबिलिटीज की जगह इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। चीजें सेम है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या पढ़ते थे अपन? कैपिटल। पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कैपिटल पढ़ते आए ना। अब क्या है? ऑनर्स कौन है? शेयर होल्डर। और ऑनर्स की कैपिटल होती है, तो उस कैपिटल का नाम क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। क्या हो जाएगा उसका नाम? शेयर कैपिटल। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और इसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। और कुछ नहीं है अभी तक के लिए,
है ना। बाकी चीजें हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, तब सीखेंगे। अभी इस चैप्टर में जितना है उतना हमको यहां पर ये समझना है। बात समझ में आई? अच्छा, देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ, यहां पर क्या आएगा, नेम ऑफ कंपनी, उस कंपनी का नाम जिसके लिए कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। एज एट, ये हम पहले भी लिखते थे, एज एट मतलब जिस डेट को बैलेंस शीट बनाई जा रही है। क्लियर? सबसे पहले पर्टिकुलर आ गया, ये नया नोट नंबर और अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। अब तक हम क्या बनाने थे, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि हम कौन सी पढ़ रहे हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे ना, मतलब लायबिलिटीज लिखते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे अपन, तो उस लायबिलिटीज के लिए मैंने क्या बताया, क्या हो जाएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो पहला पॉइंट डाल के हमने क्या लिख दिया, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसका भी पहला पार्ट क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। ये ध्यान रखना है सीक्वेंस में, ये डिटेल में पढ़ेंगे तब आगे सारी चीजें आएंगी। पूरी बैलेंस शीट का हम पार्ट करेंगे, पूरी बैलेंस शीट को डिवाइड करेंगे। ये हेड, सब हेड्स, जैसे ये इसके मेन दो हेड हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। फिर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के 4 सब हेड हैं। उन 4 में सबसे पहला कौन सा है, शेयर होल्डर्स फंड। फिर इस शेयर होल्डर्स फंड के 3 हेड हैं, 3 सब हेड है। कौन कौन से 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये सिर्फ मैंने यहां पर इसको पूरा करने के लिए लिख दिया है, बाकी ये इस चैप्टर में आपको कहीं भी काम नहीं आएगा। कौन सा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्लियर? अब आगे नोट नंबर में 1 क्या लिखा है, इसका मतलब समझो। अभी हमने पढ़ा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखा है ना, शेयर कैपिटल तो कई सारी थी, ऑथराइज्ड भी थी, इशूड थी, सब्सक्राइब्ड थी। यहां पर तो एक ही कॉलम में डायरेक्ट नेट अमाउंट आएगा। तो इनकी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन नीचे एक अलग से बनाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स। ध्यान रखना है, मैंने अलग पेज भी बनाया है क्योंकि यहां पर पूरा होता नहीं इसलिए। बाकी नोट्स टू अकाउंट जस्ट बैलेंस शीट के नीचे बनाया जाता है। जैसे आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई, उसके जस्ट नीचे क्या करोगे आप, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे। हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो अब शेयर कैपिटल जो जिसकी डिटेल लिखनी है उसके आगे नोट नंबर डालो, उसकी डिटेल कहां लिखो, नोट्स टू अकाउंट्स में। अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाया हमने इसका, शेयर कैपिटल सबसे पहला कौन सा था, ऑथराइज्ड कैपिटल। 1 नंबर पर हमने ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा। 2 तरह का होता है, इशूड एंड प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो सकते हैं ना। इनका अमाउंट लिखना और अमाउंट लिख के इसके नीचे डालो डबल लाइन। डबल लाइन क्यों डालनी है, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल को सिर्फ प्रेजेंट किया जाता है, बैलेंस शीट के टोटल में इसको यूज नहीं किया जाता है ना। यहां पर जो हम अमाउंट लिखेंगे ना वो ऑथराइज्ड वाला नहीं आएगा, ये सिर्फ हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है इशूड कैपिटल, वो भी 2 तरह की होगी, इक्विटी प्रेफरेंस जो ऑथराइज होगी वो इशू भी हो सकती है, एक भी रह जाए, ऑथराइज दोनों हो। इशू कंपनी ने केवल कौन से किए हो, इक्विटी, तो जो इशू किया है इसका भी अमाउंट लिखा और इसके नीचे भी डबल लाइन। इसको भी टोटल में काम में नहीं लेना है। तो फिर टोटल में काम में क्या लेना है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 2 तरह की होगी, पहली तो कौन सी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पहली तो कौन सी होगी बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, फुल्ली पेड अप में वो इक्विटी दोनों है, इनका अमाउंट लिखेंगे, यहां डबल लाइन में डालना है, इसी को टोटल में हमें काम में लेना है। और दूसरा कौन सा होगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब नॉट फुल्ली पेड अप में क्या स्थिति बनेगी, सेकेंड स्थिति क्या थी, किसी ने पैसा नहीं दिया हो, नहीं देंगे तो उसको क्या मानेंगे अपन, क्या कहा था हमने, जो पैसा नहीं देगा कोई शेयर होल्डर उसको कॉल्स इन एरियर। क्या कहेंगे उसको बेटा अपन, कॉल्स इन एरियर। तो देखो, एक तो जितना पैसा मांगा वो कॉल्ड अप, उसमें से जो पैसा नहीं मिला वो
पैसा किस किसने नहीं दिया, मतलब ये दोनों चीजें लिखी है, डायरेक्टर्स ने नहीं दिया या किसी और ने नहीं दिया। जो पैसा नहीं मिला उसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, और फिर बचा हुआ अमाउंट यहां पर आ जाएगा। अगर फॉरफिटेड शेयर्स है, फॉरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं, अभी इतना डिटेल में मत जाओ, सिर्फ बैलेंस शीट में याद रखो कि यहां भी ऐसी कोई चीज होती है। फॉरफिचर क्या होता है, ये आपका सेकंड पार्ट होगा, इश्यू एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, चैप्टर का नाम है ना। तो इश्यू एंड फॉरफिचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स होता है वैसे तो ये, ठीक है ना। आपको फॉरफिचर के साथ री इश्यू भी पढ़ना है, तो वो एक अलग बात है। तो अभी उसके बाद अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, इनका टोटल करके जो अमाउंट आएगा उसको हम कहां लिखेंगे, यहां पर, और इसे बैलेंस शीट के टोटल में काम में लिया जाएगा। कंफ्यूजन हो गया, मुझे पता है लास्ट वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, इतनी आसानी से आता भी नहीं है, एक बार में समझ में आ जाए संभव भी नहीं है। तो कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आप सबसे मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 2-3 मिनट लो और मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करके बताओ कि क्या आपको इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल समझ में आ रही है, क्या इसमें इश्यूड कैपिटल समझ में आ रही है, क्या इसमें आपको सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, क्या ये सब चीजें समझ में आ रही है क्या। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और वो बताओ मुझे, फिर मैं समझाता हूं आपको। आ गया समझ में, नोटबुक बनाओ, निकालो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करने का प्रयास करना शुरू करो, मैं करवाता हूं कैसे होगा। ये नेक्स्ट डीबीबी नंबर जो भी है आपका, उससे क्वेश्चन नंबर 1 है। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, और कई बार क्या होता है फॉर्मेट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में सब चीजें लिखी होती है, क्वेश्चन में वो सब चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे हम, बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड एज एट, डेट नहीं दिया हुआ तो हम क्या छोड़ देंगे, डैश 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 वहां पर छोड़ देंगे। इसके बाद क्या बनाएंगे बेटा हम, फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या आएगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। क्या क्या आएगा बेटा, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट, यही 3 चीज बताई थी मैंने आपको। अच्छा, अब पर्टिकुलर में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट पॉइंट रोमन में, कैपिटल रोमन में 1 डाल के हम क्या लिख देंगे, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, क्योंकि 2 ही पार्ट है, एक तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। तो उसमें सबसे पहले हम कौन सा कंप्लीट करते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, क्लियर। उसके बाद इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का पहला हेडिंग कौन सा था, शेयर होल्डर्स फंड, तो उसके नीचे 1 डाल के, न्यूमेरिकल 1 इंग्लिश वाला, क्या लिख देंगे हम, शेयर होल्डर्स फंड, हो गया पहला पार्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसका पहला पार्ट कौन सा था, शेयर कैपिटल, उसका पहला पार्ट क्या था बेटा, शेयर कैपिटल, लिख दिया हमने शेयर कैपिटल, क्लियर है यहां तक। अब शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर में क्या लिख दिया जाएगा, 1, क्योंकि हम इसका पहला नोट बनाएंगे। क्लोज कर दो बैलेंस शीट को, अमाउंट तो बाद में देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट से आएगा, ये बैलेंस शीट यहां पर क्लोज हो गई। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, कंफर्म। अब उसके नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स, जैसा आपको फॉर्मेट में दिखा था, यहां समझ में, ये तो समझ में आ जाएगा ना बेटा। इस तरह से नीचे नोट्स टू अकाउंट्स हमने लिख दिया। अब वापस नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लो, केवल पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है ना, केवल क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, आपने पढ़ लिया, मैं पढ़ लेता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड कितनी है, 50 लाख रुपए। अब यहां पर इस चैप्टर में ना स्पेशली ध्यान देना कि ये ऑथराइज्ड कैपिटल ₹50 लाख लिखा है, ये यहीं पर क्या हो सकता था, मतलब रीडिंग में ध्यान देनी ये बात अपने को, 50 लाख शेयर्स, ₹50 लाख
डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इक्विटी शेयर से केवल, तो ऑथराइज्ड कैपिटल आएगी नहीं आई अपने पास, तो लिखो पहला पॉइंट उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल, ऐसे लिखते हैं ना अपन, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है ना। उसके आगे जैसे फॉर्मेट लिखा है वैसे बन जाएगा अपने आप, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बन गया ना बेटा, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। क्लियर। अमाउंट वाले कॉलम में कितना आ जाएगा, 50 लाख, और उसके नीचे डबल लाइन। क्यों आएगी डबल लाइन, क्योंकि इसको हमें टोटल में काम में नहीं लेना है। हाँ, कोई कंफ्यूजन है यहां तक, क्लियर है। क्वेश्चन पर हमको क्या पता लग गया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, वो जानकारी मिल गई थी अपने को। आई क्या लिखा है, आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड, कंपनी ने क्या इशू किया है, इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। इशूड कैपिटल आ गई, कितनी है इशूड कैपिटल, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सेकंड पॉइंट लिख लो उसी के नीचे, जैसे आपके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इशूड कैपिटल। क्या लिख देंगे हम, इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल में क्या आ जाएगा बेटा, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना होगा टोटल, 30 लाख। कोई डाउट है यहां तक, इशूड कैपिटल समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट नहीं है यहां तक। आगे और बढ़ते अपन क्वेश्चन को क्या लिखा है, ध्यान देना। अब द पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। पूरा पैसा मिल भी गया। अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, 27, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप होगा ना। क्या होगा बेटा, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कब नहीं होता, या तो पैसा नहीं मिलता या कंपनी पैसा कम मांगती, लेकिन यहां पर पूरा पैसा मांग लिया, पूरा पैसा मिल गया, तो क्या लिख देंगे उसके बाद हम नीचे, जैसे यहां लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। क्या लिख देंगे नीचे थर्ड पॉइंट में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। कितने शेयर्स थे, 27,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितनी हो जाएगी कैपिटल, 27 लाख। कितनी हो जाएगी बेटा कैपिटल, आ गया 27 लाख। अब ये जो 27 लाख है ना, ये ऊपर लिख दो शेयर कैपिटल में, नोट नंबर 1 के आगे। इसी अमाउंट को हमें वहां पर लिखना है। क्वेश्चन बन गया सबका। अब ये बताओ, पहले तो समझ में आया नहीं आया, अभी क्लियर है। अब आप चेक कर लो कि देखें हमने कुछ और किया है क्या, इसमें जो बताया था वही किया है आपने। है कोई डाउट इसमें यहां तक, कंफर्म, कोई डाउट नहीं ना किसी को, क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं आज ऐप पे डाल दूंगा डीपीपी, ठीक है ना। वहां से आपको 2 और 3 करना है, क्योंकि उसके आगे क्वेश्चंस में फिर हमें और टाइम लगेगा अभी, क्योंकि उसके आगे हमें और काफी सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अभी हमने जितना टॉपिक कवर किया है इसी से रिलेटेड है। वो दोनों क्वेश्चंस आपको लेकिन कल करके लाने सबको, जो नहीं आएगा वो मैं यहां पर पहले एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आज का पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना बेटा। तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू क्लास।